हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं प्रियंका उपाध्याय और आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सीरीज में, जहां पर हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। दैट इज़ फॉर द डेट 25 अप्रैल 2020। इसी के साथ में एमपी का एक लोकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, मैप्स के थ्रू। और कल जितने भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसमें से मोस्ट 5 के बारे में हम लोग वापस से बात करने वाले हैं। सो अनअकैडमी, जैसा आप सभी लोग जानते होंगे, इंडिया का नंबर 1 ई प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर कई सारे कोर्सेज के बारे में आपको एजुकेशन, आपको जो नोट्स हैं, आपका जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाता है। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू अनअकैडमी एमपीपीएससी एंड व्यापम कैटेगरी, जहाँ पर मैं प्रियंका उपाध्याय आप लोगों को काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। एमपीपीएससी व्यापम की अगर मैं बात करूँ तो व्यापम के अंडर में मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश की क्लासेस कंडक्ट करती हूँ प्लस पर। और एमपीपीएससी की अगर हम बात करेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस में, ठीक है, दोनों पोर्शन कवर किया जाता है मेरे द्वारा, जहाँ पर जीएस पेपर 3 एंड 4 विच इज़ द पार्ट ऑफ मेंस, वो सारे नोट्स एंड वो सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं हैंडल कर रही हूँ आपके लिए। सो आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। डेली बेसिस पे 8 बजे मेरी करंट अफेयर्स की भी क्लास रहती है, विच इज़ देयर एट 8 PM डेली। ये मेरा रेफरल कोड है upadhyay.priyanka9, जिसको आप यूज़ कर सकते हो प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए। अनअकैडमी प्लस को जब भी आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर एक रेफरल कोड का जो पार्ट है वो आता है, जहाँ पर आप इस रेफरल कोड को जब आप पुट करोगे तो 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे आप एक बहुत ही इकोनॉमिक वे में अपने सारे कोर्सेज को एंजॉय कर सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस, डेली स्पेशल क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, घर से बैठे बैठे पढ़ाई, जस्ट वन स्टॉप सोल्यूशन यू हैव, दैट इज़ अनअकैडमी। तो प्लीज़ आप लोग इसको ज्वाइन करें अपनी अच्छी खासी और बढ़िया वाली प्रिपरेशन के लिए, सो दैट आपका पीएससी, व्यापम या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल जाए और आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएं। उसी के साथ में कुछ मॉक टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट करता है अनअकैडमी। अलग अलग जो नोटिफिकेशंस हैं आपको मिलते रहेंगे मॉक टेस्ट के, ठीक है, जिसका इवैल्यूएशन जो है वो टॉप स्कोरर्स जो ऑलरेडी टॉपर्स रह चुके हैं लास्ट ईयर एग्जामिनेशंस में एमपीपीएससी की, वो पूरा आपका पेपर इवैल्यूएट करते हैं। तो काफ़ी एक अच्छा आपको आइडिया हो जाता है कि कहाँ पर और वर्क करने की ज़रूरत है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिस पे आपको और मेहनत करनी है। तो एक कंप्लीट जो आपका स्टडी हब है वो बनने वाला है अनअकैडमी, अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो। राइट। सो जो प्रोसेस आपको फॉलो करनी है प्लस के लिए, जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे प्लस के लिए तो वहाँ पर ये पूरी लिस्ट रहती है कि जितने भी मंथ के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप 12 मंथ्स के लिए पूरा सब्सक्रिप्शन लें, जहाँ पर उसकी फीस वगैरह सारी चीज़ें मैंशन रहती हैं। यहाँ पर ये एक टैब आपको दिख रहा होगा, हैव अ रेफरल कोड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेरा रेफरल कोड इंसर्ट करना है, दैट इज upadhyay.priyanka9, और फिर प्रोसीड टू आप पे करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा और आप एक इकोनॉमिक फीस पर सारे लेक्चर्स मेरे साथ साथ जो दूसरे एडुकेटर्स हैं उन सभी के लेक्चर्स को आप फॉलो कर सकते हो प्लस पे, ठीक है। चलिएगा, सो आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जहां पर हमें ये बताना है कि यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के रूप में नामित किया गया है। टोक्यो, कुआलालंपुर, दिल्ली या फिर मेक्सिको सिटी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कुआलालंपुर, ठीक है। अब इस सिटी को क्यों ये टैग दिया हुआ है यूनेस्को के द्वारा, इसको क्यों वर्ल्ड बुक कैपिटल बोला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं यहाँ के कुआलालंपुर में, उन सभी लोगों में ये देखा गया है कि उनकी पढ़ने की एबिलिटी या एक रीडिंग जो हैबिट है वो सब में है, एंड देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2020, ठीक है। तो ये जो कैपिटल है ये अनाउंस किया गया था डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को के द्वारा, ऑड्रे अजोले जो हैं, और उन्होंने ही ये रिकमेंडेशन, उनको जो ये रिकमेंडेशन है वो मिला था फ्रॉम द वर्ल्ड बुक कैपिटल एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज यहाँ पर लोगों का एक रीडिंग हैबिट है, बहुत सारा जो बुक्स का रुझान, बुक्स की तरफ रुझान हम कह सकते हैं कि यहाँ के सिटीजन्स में है, कुआलालंपुर के सिटीजन्स में, एंड इसीलिए इसको वर्ल्ड बुक कैपिटल का जो टैग है वो दिया गया है फॉर द ईयर 2020, ठीक है। सो यूनेस्को ने ये जो वर्ल्ड बुक कैपिटल है वो सिलेक्ट किया है 1 साल के लिए इन एसोसिएशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्विंग पब्लिशर्स, बुक सेलर्स एंड लाइब्रेरीज, ठीक है। तो ये जो सिटी है इट ऑर्गेनाइजेस एक्टिविटीज थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। शहर में साल भर कई सारे ऐसे कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं रिलेटेड टू द लाइक द बुक इवेंट्स और द बुक फेयर्स, और इस तरीके के काफ़ी सारे जो इवेंट्स हैं रिलेटेड टू द लिटरेचर्स और द बुक डिस्प्ले वो यहाँ पर किया जाता है।
ठीक है। सो कुआलालंपुर इज द 20th सिटी टू बियर द टाइटल सिंस 2001। ठीक है, 2001 से कुआलालंपुर जो है वो 20वीं सिटी रही है, 20वां ये शहर रहा है और शारजाह का अनुसरण करता है जो कि 2019 में इसकी राजधानी थी। ठीक है, चलेगा। यूनेस्को के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स है पेरिस में। इसके जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है ऑड्रे अजोले। इसका जो गठन है वो हुआ है 1946 में और जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मूल संगठन है वो है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, इकोसॉक इसका शॉर्ट फॉर्म जो है हम बोलते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सर्व द सीनियर्स पहल के तहत हेल्पलाइन शुरू की है? यूपीएल SLCSA, MPSLSA, JKSLSA या फिर HPSLSA? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये जो सर्विस अथॉरिटी है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उन्होंने भी सीनियर सिटीजन के लिए एक हेल्पलाइन यहाँ पर चालू किया हुआ है कि अगर कोविड के दौरान, है ना, कोविड-19 का जो अभी लॉकडाउन है पूरे विश्व भर में, उसके चलते अगर वो कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं और अगर उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वहाँ पर उस हेल्पलाइन पे वो लोग कॉल करके उसकी रिक्वायरमेंट जो है अपनी पूरी कर सकते हैं। ठीक है, सो बिकॉज अभी सीनियर सिटीजन्स बहुत ज़्यादा, मतलब उनको केयर करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा उनको अपना ध्यान रखना है, तो वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर लॉन्च किया हुआ है स्पेशली जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है कि जो लोग अकेले रह रहे हैं, जो हमारे वरिष्ठ लोग अकेले रह रहे हैं किसी जगह पे, तो उनको बाहर ना जाना पड़े कोई भी छोटे मोटे सामान के लिए या दवाइयों के लिए या ग्रॉसरी के लिए, तो इस हेल्पलाइन नंबर के थ्रू वो सारी चीज़ें इनको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो सारे नोडल ऑफिसर्स के हैं जिनको कॉन्टैक्ट किया जा सकता है किसी भी समय पर, और स्पेशली जो JNK एंड लद्दाख के जो नोडल ऑफिसर्स और जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो यहाँ पर मेंशन रहेंगे जिससे कि वो लोग रियल टाइम बेसिस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन लोगों से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि दूसरा आधिकारिक शांति के लिए कूटनीति और बहुपक्षवाद पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ठीक है, सेकेंड ऑफिशियल इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस was celebrated on which date? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 24th ऑफ अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल को। तो हर साल 24 अप्रैल को जो है हम लोग इंटरनेशनल डे फॉर पीस ऑन डिप्लोमेसी एंड मल्टीलैटरलिज्म यानी कि शांति के लिए कूटनीति और बहुपक्षवाद पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में ये मनाया जाता है 24 अप्रैल। और सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी इस दिन को मनाने की 2019 में। ठीक है, तो जो संयुक्त राष्ट्र है उसके द्वारा ये चिन्हित है, दिस इज मार्क्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस, जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ में मिलकर काम करता है, कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ करता है, उसको ध्यान में रखते हुए ये दिन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। और जितने भी हमने अपने सतत विकास के लक्ष्य बनाए हुए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स बनाए हैं, वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के साथ में सारी कंट्रीज़ जो मिलकर एक पहल ले रही है, काम कर रही है, तो उस चीज़ को देखते हुए ये जो डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज़ ऑन 24th ऑफ अप्रैल। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर ये दिन जो मनाते हैं, ये जो 3 पिलर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, सिक्योरिटी, पीस एंड सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि शांति व सुरक्षा, मानव अधिकार और विकास, इन तीनों पिलर्स पे, इन तीनों लक्ष्यों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए जो काम है वो किए जाते हैं। और जो दिन है ये हमारा 24 अप्रैल, ये इससे रिलेटेड जितने भी, मतलब हम कह सकते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स या जो फोकस एरियाज है वो यहाँ पर रखा जाता है 24 अप्रैल को। Okay, so this is the International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace. यूनाइटेड नेशंस के बारे में हम लोग अगर बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जहाँ पर इनका मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, हेडक्वार्टर्स है इसका कहाँ पर? न्यूयॉर्क में, और जो महासचिव है यानी कि सेक्रेटरी है यहाँ के, ही इज एंटोनियो गुतेरेस। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर फॉर यूनाइटेड नेशंस। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के उपग्रह ने उत्तरी भारत में 20 वर्षों में सबसे कम एरोसोल स्तर का पता लगाया है? ठीक है, अभी कोविड के चलते क्योंकि व्हीकल्स नहीं चल रहे हैं रोड पे, किसी भी तरीके का इंडस्ट्री जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो एयर पोल्यूशन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है ना, बिल्कुल आप क्लीन एयर को देख सकते हैं हर जगह। तो वहाँ पर अभी नासा, जो थर्ड ऑप्शन है हमारा नासा, उन्होंने ये एक
हम कह सकते हैं कि उनके सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमें ये चीज़ पता चली है कि जो नॉर्थ इंडिया है या जो नॉर्दर्न इंडिया का फेज है, वहाँ पर एयर पोल्यूशन के लेवल्स बहुत ज़्यादा डाउन दिखे हैं। ठीक है, तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं, ये सारी जो चीज़ें रिकॉर्ड की गई थी, दैट वाज डन बाय दिस स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। ठीक है, मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, जो कि नासा के द्वारा इसको यूज़ किया गया था। एंड उनके सैटेलाइट से ये पता चला है कि अप्रैल की शुरुआत में ही, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द अप्रैल इन द नॉर्दर्न इंडिया, जस्ट एक हफ्ते में, लॉकडाउन के एक हफ्ते में, ये जो इतना बड़ा एक अफेक्ट है एयर पोल्यूशन के कम होने का, वो यहाँ पर देखा गया था। ठीक है, सो एरोसॉल्स बेसिकली क्या होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी के चलते जो हम लोग एयर पोल्यूट करते हैं, या एयर में जो पोल्यूशन या जो हमारा हवा का प्रदूषण जो है वो बढ़ता है, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज, जिससे कि बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, बहुत सारा जो इशू होता है विजिबिलिटी के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं वो क्रॉप अप होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये एयर पोल्यूटेंट्स का होना इज अ वेरी वेरी बैड थिंग, और एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये क्रिएट करता है सभी लोगों के लिए। ठीक है, सो दिस इज द आंसर रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, दैट इज योर नासा। फिफ्थ क्वेश्चन है कि आदिवासी शिक्षकों के आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने देश भर के अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में आदिवासी शिक्षकों के लिए 100% जो आरक्षण प्रदान करने के लिए इसे असंवैधानिक ठहराया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अदालत ने इंदिरा साहनी के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें 50% आरक्षण की सीमा तय की गई है। ठीक है, तो ये जो हमारा ट्राइबल टीचर्स का रिजर्वेशन रिलेटेड जो दो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा वो भी सही है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की एक पीठ, यानी कि एक बेंच यहाँ पर तैयार किया गया था, जिनके अनुसार देश भर में जितने भी अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में जो आदिवासी शिक्षक हैं, उनके लिए 100% का जो आरक्षण अभी प्रदान किया जा रहा है या जो किया गया है, दैट इज असंवैधानिक, यानी कि वो आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, अब इस जजमेंट के बारे में क्या क्या बात की गई थी, यहाँ पर अदालत ने ये माना हुआ है कि जो 100% आरक्षण भेदभावपूर्ण और अवैध है। ठीक है, सार्वजनिक रोजगार का अवसर कुछ का विशेषाधिकार नहीं है। ठीक है, द अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है वो कुछ लोगों को नहीं मिलना चाहिए, इट शुड बी यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक बेतुका विचार है कि आदिवासियों को सिर्फ आदिवासी द्वारा ही पढ़ाया जाना चाहिए। मतलब ये बिल्कुल हमारी समझ के परे है कि जो दूसरे लोग हैं या जो वहाँ के स्थायी निवासी हैं वो क्यों नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, तो ये जो रिजर्वेशन का पार्ट है, दिस हैज बीन कंसिडर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, सो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर जो हमने देखे वो बिल्कुल सही है, और कोर्ट ने यहाँ पर जो है इंदिरा सोहना जजमेंट जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है 50% का, उसके बारे में भी यहाँ पर मतलब इसका भी जो है पूरा यहाँ पर तय किया हुआ है, 50% आरक्षण की सीमा यहाँ पर तय की गई है इंदिरा सोहना जजमेंट के अनुसार। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट इज ड्यूटी बाउंड टू पीरियोडिकली रिव्यू द रिजर्वेशन प्रोसेस टू इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ट्रिकल डाउन एंड आर नॉट अनसर्व्ड बाय द एफ्लुएंट। ठीक है, मतलब सरकार ने इन श्रेणियों समुदायों के जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए समय समय पर ये लोग क्या करते हैं, आरक्षण प्रक्रिया की समीक्षा करते रहते हैं, जो कि इनका कर्तव्यबद्ध है। ठीक है, इट इज देयर मॉरल ड्यूटी टू डू दैट। ओके, मूविंग अहेड, इंदिरा सोहना केस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये रिजर्वेशन जो है उस पर मतलब आरक्षण पर ये 50% की जो सीमा है वो लगा देता है। एंड अनुच्छेद 16(4) में नागरिकों के पिछड़े वर्ग की पहचान जाति व्यवस्था के आधार पर की जा सकती है, और ना केवल सिर्फ आर्थिक आधार पर। ठीक है, तो ये हमारा इंदिरा सोहना केस है, जिससे रिलेटेड ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हमने बात की। चलिए, छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन खोंगजोम दिवस के बारे में सत्य है। यह प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है, और दूसरा स्टेटमेंट है कि यह दिवस 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि खोंगजोम दिवस मणिपुर में मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अब इस खोंगजोम दिवस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 23 अप्रैल, आई एम सॉरी, आपका सिर्फ सेकेंड और थर्ड यहाँ पर सही है। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा गलत है, ओनली ऑप्शन नंबर 2 and 3 इज राइट। ओके, तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में बोला हुआ है कि इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 24th of April,
बट ऐसा नहीं है, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 23rd ऑफ अप्रैल एवरी ईयर, जहाँ पर जो भी हमारे योद्धा थे जिन्होंने एंग्लो मणिपुर युद्ध में अपनी जो लड़ाई है उसमें योगदान दिया है, तो उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये जो खोंगजोम डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब ये जो ब्रिटिशर्स और मणिपुर के बीच में लड़ाई हुई थी, दैट वाज इन 1891, 1891 में यहाँ पर इनकी लड़ाई हुई थी, जहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि इट स्टार्टेड इन 27 अप्रैल 1891, और ब्रिटिश एम्पायर ने ये जो लड़ाई है एंग्लो और मणिपुर मतलब ब्रिटिश और मणिपुर के बीच में वो उसको लड़ लिया, मतलब जीत गए थे वो लोग। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हिस्टोरिक वॉर हुआ था ब्रिटिशर्स और मणिपुर के बीच में, ये जो राजकुमारों के मध्य ईर्ष्या, असंतोष, अविश्वास और कलह के कारण हुआ था। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो खोंगजोम डे है ये हम मनाते हैं। ठीक, तो जैसे जो महाराजा चंद्रकीर्ति सिंह थे मणिपुर के, उनके जो सबसे बेटे थे सूरचंद्र, उन्होंने जो राजपाट है वो पूरा संभाल लिया था 1886 में। और एक बार जब ये अपने राजपाट पर आए थे, इन्होंने जब अपना पावर संभाला था, तो जो ब्रिटिशर्स हैं उनके द्वारा काफ़ी जो जेलसी वाला फैक्टर और इन प्रिंसेस से कुछ मतलब हम कह सकते हैं कि एक द्वेष था इन लोगों के मन में कि नहीं, इनका जो रूलिंग है वो हम अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, और इनकी रॉयल फैमिली में भी कुछ ना कुछ इंटरनल डिस्प्यूट्स चलते रहते थे, तो ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो है यहाँ पर इंटरफेरेंस करना चालू कर दिया था इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मणिपुर। ठीक है, सो ब्रिटिश गवर्नमेंट का शुरू से ये लक्ष्य रहा था कि नहीं, मणिपुर पे हमें अपना पूरा कंट्रोल जो है वो करना है। एंड ये इसी की वजह से ये जो एक वॉर है वो चालू हो गई थी ब्रिटिशर्स और मणिपुर के बीच में। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज, दिस वॉर वॉज फॉट ऑन खोंगजोम। ठीक है, खेबा हिल्स है खोंगजोम में, मणिपुर में, वहां पर ये लड़ाई हुई थी, और इसी वजह से इसका नाम जो है वो दिया हुआ है खोंगजोम डे। ठीक है, तो एक बार जब ये लड़ाई खत्म हुई थी 1891 में, तो ब्रिटिशर्स का पूरा जो डायरेक्ट कंट्रोल है वो हो गया था मणिपुर पे। और इसी वॉर के दौरान जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा था, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डेथ पेनल्टी भी यहाँ पर इम्पोज की गई थी इनके द्वारा। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं खोंगजोम डे का एक कंप्लीट इमेज है वेर इन वी कैन सी द ब्रिटिशर्स एंड वी कैन सी द पीपल ऑफ मणिपुर फाइटिंग विद देम। मणिपुर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1972 में हुई है। राजधानी है इसकी इम्फाल। राज्यपाल है यहाँ के नजमा हेपतुल्ला। मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। जो यहाँ का नेशनल बर्ड है उसका नाम है नॉनगिन। नेशनल फ्लावर इज शिरुई लिली, और जो नेशनल ट्री है दैट इज अनिंगथो। ठीक है, तो ये एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू मणिपुर। सेवेंथ क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी पंचायती राज संस्थानों द्वारा उत्कृष्ट योगदान के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? मणिपुर, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा योर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के जो हमारे पंचायती राज हैं उनकी परफॉर्मेंस की वजह से 3 अवार्ड्स यहाँ पर उनको दिए हुए हैं। तो 24 अप्रैल 2020 को यहाँ पर जो पंचायती राज डे, नेशनल पंचायती राज डे को सेलिब्रेट किया हुआ था, जहाँ पर 3 पंचायत हैं जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, जिनको ये नेशनल अवार्ड्स अभी दिए हुए हैं फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी में दिया हुआ था। एक कैटेगरी है हमारा नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, दूसरा है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स अवार्ड, एंड तीसरा है चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड, जो कि दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। क्यों दिया जाता है? जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत होते हैं या जिनका काफ़ी एक अच्छा योगदान रहता है अपलिफ्टमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनको ये सम्मानित करने के लिए दिया जाता है अवार्ड। ठीक है, सो जो जामुला लोअर है, ठीक है, जो जिला राजौरी के पंचायत हैं जामुला लोअर, उन्होंने बच्चों के समय पर टीकाकरण, इष्टतम नामांकन, स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति, स्कूलों में ड्रॉप आउट दर में कमी, खुले में शौच की रोकथाम सुनिश्चित करने के संदर्भ में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, निःशुल्क स्थिति, मध्याह्न भोजन योजना और पेयजल सुविधाओं का कार्यान्वयन करने के बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार 2020 से इसीलिए इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये सारी उनकी डिटेल्स है कि क्या क्या उन्होंने काम किए हैं जिसकी वजह से उनको ये अवार्ड दिया है अभी। चलिए, 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचार में देखा गया जो जगत्याल आम है वो निम्नलिखित में से किस राज्य के में व्यापक रूप में उगाया जाता है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल या फिर सिक्किम? तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में ये जो जगतियल मैंगोज हैं उसको अभी बहुत बड़े लेवल पे ग्रो किया जा रहा है। ठीक,
अभी ये जो लॉकडाउन चल रहा है, इसका मतलब इम्पैक्ट अगर हम देखें तो इसके फसल और बिक्री को काफ़ी काफ़ी प्रभावित हुआ है, ठीक है, जगत्याल मैंगोज़ के। तो जो बेनीशा और बंगनपल्ली वैरायटी होती है मैंगोज़ की, वो जगत्याल डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं। तेलंगाना में जो ये डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे उगाया जाता है एंड इसको मार्केट किया जाता है जगत्याल मैंगो के नाम से, ठीक है, विच इज़ इन तेलंगाना। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ डन इन दिल्ली, चंडीगढ़, अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ, ग्वालियर एंड श्रीनगर। तो ये जो वैरायटी है मैंगो की, इसको इन सारे शहरों में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट या मार्केटिंग के लिए भेजा जाता है एंड इनकी क्वालिटी या इनका जो मतलब ये जो एज अ क्वालिटी प्रोडक्ट बहुत अच्छा माना जाता है एंड इट इज़ इन मच डिमांड इन दी डिफरेंट सिटीज़, ठीक है। सो ये जो मतलब जगतियल आम है, अप्रैल के पहले सप्ताह के बाद में बाजार में देरी से पहुंचते हैं। पानी की मात्रा जो है थोड़ी सी इनमें कम होती है और शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा अधिक होती है इनकी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनकी जो डिमांड है वो भी बढ़ी हुई है मार्केट में, विच इज़ देयर ऑफ तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना में इसका ज़्यादा ग्रोथ अभी होता है बड़े लेवल पे। तेलंगाना के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका कैपिटल है हैदराबाद। जो राज्यपाल हैं यहाँ के ही इट इज़ तमिलिसलाई साउंदरराजन। जो मुख्यमंत्री हैं ही इज़ कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव। एंड जो नेशनल पार्क फेमस है यहाँ का, दैट इज़ कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क एंड महावीर हरिण वनस्थली नेशनल पार्क, मृगवनी नेशनल पार्क। ये 3 मेजर नेशनल पार्क्स हैं जो हैं तेलंगाना के। ओके, चलिए। 9th क्वेश्चन है कि हाल ही में बसंत दास का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व राज्यसभा सदस्य रहे हैं? असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर केरल? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा के ये रहे हैं फॉर्मर राज्यसभा मेंबर, ठीक है। बसंत दास जिनका भी रिसेंटली निधन हुआ है, वो उड़ीसा के राज्यसभा मेंबर रहे हैं पहले। 80 साल की उनकी पूरी उम्र थी और काफ़ी टाइम से वो बीमार थे, इस वजह से जो अभी रिसेंटली उनका निधन है वो हो गया है, ठीक है। राज्यसभा के ये मेंबर या सदस्य रहे हैं 1990 से लेकर 1996 तक एज जनता दल नॉमिनी, ठीक है। इनको भवानी पटना जो आपका म्यूनिसिपैलिटी है, वहाँ के भी ये चेयरमैन रहे हैं 1985 से 1990 तक। तो इतने सारे रोल्स इन्होंने यहाँ पर निभाए हुए हैं। हु इज मिस्टर बसंत दास, ठीक। उड़ीसा से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर प्रेजेंट की है कि जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, राजधानी है यहाँ की भुवनेश्वर, जो स्टेट ट्री है यहाँ का दैट इज अंजीर, जो फिग हम बोलते हैं, स्टेट फ्लावर है अशोक, स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर और स्टेट एनिमल है सांभर हिरण, ठीक है। तो ये आपकी डिटेल्स है रिलेटेड टू उड़ीसा। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, इनमें से कौन है जिनको अभी अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा, ठीक है। राकेश शर्मा जी को यहाँ पर अभी अपॉइंट किया हुआ है, ठीक है, जो कि बजाज ऑटो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और उनको ये प्रेसिडेंट अभी नियुक्त किया गया है फॉर द IMMA, ठीक है। इसके पहले शर्मा जी का जो अपॉइंटमेंट है वो ही वॉज होल्डिंग ऑफिस एज द वाइस प्रेसिडेंट, जिनको इलेक्ट किया गया था 2019 में, एंड ही हैज बिकम द करंट योर डायरेक्टर रादर प्रेसिडेंट फॉर योर IMMA, दैट इज इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। तो ये है मिस्टर राकेश शर्मा जिनका फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ही हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। चलेगा, ये एक लोकेशन के बारे में हमें बात करनी है। मध्य प्रदेश जो मैप है यहाँ पर आप जो लोकेशन देख पा रहे हैं, इससे रिलेटेड यहाँ पर 3 इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। यह एक क्षेत्र को डिनोट करता है जिसका हमें नाम बताना है। क्या क्या हिंट है हमारे पास में कि यह एक टाइगर रिजर्व है, यह सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का एक हिस्सा है और यह इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, ठीक है। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है। पेंच टाइगर रिजर्व है ये स्पॉट जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 2 स्टेट्स को कवर करता हुआ ये एक टाइगर रिजर्व है जो कि पूरा लगभग 760 किलोमीटर स्क्वायर पे पूरा फैला हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश एरिया की अगर मैं बात करूंगी तो ये सियोनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को पूरा कवर करता है और जो नदी यहाँ से गुजरती है दैट इज पेंच नदी, ठीक है, उसी पर इसका जो नाम है वो रखा गया है, दैट इज पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है। चलेगा, तो ये हमने कुछ डिस्कशंस किए हैं गाइस रिलेटेड टू द क्वेश्चंस। आज के क्वेश्चंस और मैप का यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है। हम लोग कल वापस इसी टाइम पे मिलेंगे, तो आप लोग प्लीज़ कनेक्टेड रहें। डेली बेसिस पे मेरी क्लासेस आप लोग देखें, अपना सजेशंस ज़रूर दें कि कैसी लग रही हैं आपको क्लासेस, ताकि हम बेस्ट आपके लिए प्रोवाइड कर सकें, ठीक है।
चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद।